बताता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ग्रीन बीस्ट की लंका लगाने के बाद जोयान और बाकी सभी लोग की फाइट होती है रॉक वार बीस्ट के साथ। काफी स्ट्रांग था भाई, जो यान को भी फेल दिया था और जो झान को भी फेल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे फेंग फेंग अपना कोई डांस वाला अटैक करता है और उसका मुजरा देख के वहाँ पे भगवान भी नाराज होते हैं और आ जाता है स्ट्रॉम, और उस स्ट्रॉम के चक्कर में सबकी लंका लग जाती है। देन उस बीस्ट के कोर, उसकी बॉडी, उसकी खाल, वाल सब इकट्ठा करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब एक जगह पे रुकते हैं तो वहाँ पे उन्हें लिंग जिंग मॉस भी मिल जाती है। जिसके बाद झान लाओ जियान को बताता है कि भाई आगे मेरे को कोई स्काई फायर और स्पिरिट सील फील हो रही है, तेरे को जाना है कि नहीं जाना ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो जियान कहता है डिपेंड का जाना ही जाना है भाई। जिसके बाद जियान अपनी टीम टोली उठाता है और सीधे उसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि होता है एक माउंटेन के ऊपर बसा हुआ एक शहर। जहाँ पे पहुंचने पे जियान को सबसे पहले मिलते हैं काफी सारे स्पिरिट कोर्स, जैसे जो अपने स्टोरेज रिंग में रखवा लेता है, मतलब सबको ही रख लेता है। देन गेट ओपन करके वो अंदर जाते हैं, तभी उन्हें आधा घोड़ा छाप इंसान मिलता है जिनका सर और धड़ तो इंसानों वाला था लेकिन पैर और पीठ घोड़ों वाली थी, जो हाथ में एक बोल लिए हुए होते हैं और खतरनाक तरीके से अटैक करे थे। जैसे तो लगभग जोयान और झानलाओ दोनों की लंका लगते लगते बची थी। नहीं झानलाओ नहीं भाई, जियो झान, क्योंकि उसने एक सिक्योरिटी वेरियर लगाया था लेकिन वो तीर मार मार के उसे तोड़ देते हैं। और एक एरो तो बस जुआन से लगने ही वाला था, जिससे सभी की सांसें थम गई होती। दूसरी तरफ जेनी, वो इतनी ज्यादा घबरा गई होती है, बिना सोचे समझे सीधा इसी डायरेक्शन में भाग गई होती है कि मैं खुद जुआन के पास जाऊंगी। दूसरी तरफ अचानक ही वहीं पे गोल्डन टावर अपेयर होकर जुआन को बचा लेता है। तभी जुआन कहता है कि नहीं, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम सबकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए जुआन अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट सबसे कैंसिल कर देता है कि तुम अपनी लाइफ जियो, जिससे सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया। और वही मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो अब हमें पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, जुआन ने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म किया। इस टाइम पे सभी को पता था कि एशिया टाइम से लेकर अब तक डाउड कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने पहले ऐसा किया हो। साथ ही इस टाइम पे जुआन को ऐसा करता हुआ देखकर सभी के दिल गदगद हो गए होते हैं। दूसरा ले झाओलाओ की हमारे पास आवाज आती है, जियो, हाँ झानलाओ की हमारे पास आवाज आती है जहाँ झाओलाओ कहते हैं सच में ये बच्चा पावर में तो काफी वीक है, लेकिन इसके बिहेवियर, इसका थॉट, इसका कैरेक्टर मुझे बार बार इसकी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। मतलब सीधे तौर पर अपने ठगी की तारीफ ही कर रहे थे यार। तभी जुआन सबकी तरफ देखते हो कहता है देखो भाई मैंने अपना मन बना लिया है, तो इसके लिए प्लीज अब मना मत करना, और अगर तुम मुझे अब भी एक भाई की तरह मानते हो तो बस इसे अब ऐसे ही रहने दो। और इस टाइम पे जुआन ओल्ड झान की वॉइस को तो पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। इस टाइम पे जुआन किसी के दिल में अच्छा इफेक्ट डालने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि जो यान को पता था वो वीक है और वो अपने साथ अपने भाइयों को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए जुआन ने ऐसा किया था। साथ ही जुआन की अभी भी हल्के पीले कलर के चेहरे को देखकर ले साओलोंग और बाकी लोग की तो आंखें नम हो जाती हैं, लगभग रोने वाले होते हैं वो लोग कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया और ऐसा उस बंदे ने कर दिया, जिसका मतलब वो अपनी लाइफ के फैसले कुछ ले सकते थे, जो उन्हें करना था वो खुद कर सकते थे। और इस तरीके के प्यार के लिए, इस तरह की दोस्ती के लिए जान, पैसा, जिंदगी, जो कुछ भी लुटाना पड़े वो सब कम था। इसलिए अब तो हर किसी का दिल वैसे भी जोयान से बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़ गया होता है। तभी नान एरविंग भी अचानक से स्माइल करते हुए पॉइजन मिस्ट को क्रिएट करता और एक काफी खतरनाक ड्रैगन को क्रिएट करते हुए इन आधे घोड़े वाले लोगों की तरफ उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ इनके मुखौटे एक बार फिर से साइन होते जैसे ये कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाले हों। साथ ही साथ इनमें से जिनके हाथ में स्पेयर थे वे भी काफी ज्यादा वेल ट्रेन लग रहे होते हैं और काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे से डॉज कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जान भी अपने पंचों को टकराते हुए कहता है अब ये अच्छा टाइम है, और इसके बाद उसके गोल्डन दस्ताने एक दूसरे से टकराते हैं और एक गोल्डन टाइगर वहाँ पे अपेयर होता है। तभी जो यान भी एम्बैरेस होते हुए हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें हर समय नहीं खींच सकता, मुझे विश्वास नहीं था कि इन बीस्टों की मेंटल स्ट्रेंथ वास्तव में इतनी पावरफुल होगी, ये मुझे मार सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद जुआन तुरंत ही एलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को कास्ट करता है, जिसके बाद एक एशियन टोरा और एक वर्ड कास्ट होता है। जिसके बाद जोयान ब्लड स्पिरिट आर्ट की एनर्जी को उसके अंदर एंटर करने लगता है और सारे के सारे घोड़े वाले ये जो लोग होते हैं उन्हें घेरने लगता है। हालांकि जुआन ने फील किया था कि इन टेडर विचेस की जो स्पीड है वो तो काफी फास्ट है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा वीक है। इसीलिए जोयान का अटैक इन सभी घोड़े वाले आधे के आधे नल्ले बेरोजगार लोगों को घेर लेता है, जिससे इन बिचेस को जो लीड कर रहा होता है वो इस इफेक्ट के कारण अचानक से रुक जाता है और उसकी स्पीड पहले से वीक हो जाती है।
उसका दिमाग पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है। और उसी टाइम पे जियो फैन का गोल्डन टाइगर और नान एर्मिंग का ग्रीन पाइथन इस ग्रुप को घेर लेता है और इनके ऊपर कहर बरसाता है। हालांकि जो यान के स्पिरिचुअल पावर के सामने वो लोग समझ गए थे कि अभी वो अपनी पावर के साथ जरा सा भी जॉन के साथ और उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ मैच नहीं कर सकते, इसीलिए ये जल्दी से बिखर जाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं, जिससे जॉन के ग्रुप के लिए इन्हें पकड़ना और इनका पीछा करना काफी मुश्किल था। साथ ही वो जाते हुए बीच बीच में एरो छोड़ रहे होते हैं। साथ ही पिछली लड़ाई के बाद ये लोग एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और एक डिस्टेंस में पहुंचकर और एक सेफ डिस्टेंस क्रिएट करके दूर से ही इनके ऊपर एरो चलाने लगते हैं। साथ ही इस बार के एरो उनके पिछले कंपैरिजन में काफी ज्यादा खतरनाक हो रहे होते हैं, जिससे सभी लोग शील्ड को क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बचने में काफी सिर दर्द फील हो रहा होता है। यही देखकर जिंग तुरंत ही पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। उसने देखा था ये सभी बिचेस इधर उधर बिखरे हुए थे और यहाँ पे वे सभी लोग काफी ज्यादा हेल्पलेस होते हैं। तभी जियो जान और फैंग फैंग हेल्पलेस तरीके से कहते हैं डैम इट, ये डरपोक बिचेस वास्तव में हमारा सामना सीधे सीधे नहीं करेंगे, ये पीठ पीछे अटैक करना जानती हैं और अगर हारते हुए दिखती हैं तो भाग जाती हैं, ऐसा तो हम इन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे। जो जानो बाकी लोग स्पीड में अच्छे नहीं थे, लेकिन जिंग और ले सालोंग उनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन इतने सारे एरोस के कारण वो लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ाने में कैपेबल नहीं थे, इसीलिए हर कोई थोड़ी देर के लिए नुकसान में होता है। तभी ले सालोंग कहता क्या यंग मास्टर जी आपकी स्पिरिचुअल पावर का वो स्किल अभी भी इतना इफेक्टिव नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो यान की पावर सबसे कम थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही सभी ने देखा था कि उस सोल अटैक ने इन सभी विचेस को लगभग कुछ टाइम के लिए बिल्कुल स्टेबल कर दिया था। तभी जॉन कहता है इन सेंटोर विचेस की जो रैंक है मुझसे काफी ज्यादा हाई है और मेरी स्किल इन्हें अधिक से अधिक केवल एक पल के लिए ही रोक पाएगी, जो कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकती। तभी जिंग कहती है ये काफी, अगर हमें ये थोड़ा टाइम भी देता है तो फिर हम उनका सामना कर सकते हैं। जिस पे ले सालोंग की आंखें भी सान होते हैं, वो तुरंत ही अपना सेल आते हैं। ये देखकर जो यान तुरंत ही सेल आते हुए ब्लड स्पिरिट आर्ट को एक बार फिर से लॉन्च करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलती है, जिसके बाद जॉन एंग्री येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को बार बार चार्ज करता है, जिससे काफी पावरफुल और चारों तरफ एशियन टॉम के अंदर फैलने लगता है। साथ ही स्पिरिचुअल पावर के अटैक के कारण ये विचेस कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्रीज से हो जाते हैं और कहीं भी नहीं जा पा रहे होते। हालांकि केवल ये एक पल के लिए था, लेकिन जिंग और ले सालोंग के लिए इतना टाइम काफी था रे बाबा। वे दोनों तुरंत ही वॉइड को चीरते हुए एक्सट्रीम स्पीड के साथ अपने वेपन्स को साइन करते हुए ब्लड को चारों तरफ बिखेरते हुए डेथ गॉड यमराज की तरह अंदर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी नान एर्मिंग कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी इन बिचेस की स्पिरिचुअल पावर वास्तव में इतनी वीक है। अगर यंग मास्टर जियो हमारे साथ नहीं होते तो वास्तव में हमें नहीं पता कि हम इन्हें कैसे हराते। और इस टाइम पे वो और फैंग फैंग जो कि जो यान को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे होते हैं। जो सब जो यान का दबा हुआ दिल भी धीरे धीरे शांत होता है कि आखिरकार अंदर आने के बाद कुछ तो मदद कर पाया मैं इन लोगों की, जिससे जॉन को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। हालांकि इतनी सारी एनर्जी को यूज करने के कारण जो यान का दिमाग थोड़ा सा चकरा रहा होता है, उसे थकावट आ रही होती है। जॉन अपने दांत पीस रहा होता है, चेहरा पीला पड़ गया होता है। ये देखकर फैंग फैंग तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जियो क्या आप कुछ देर और रुक सकते हैं। और इस टाइम पे जो जान भी थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि जॉन के इंप्रेशन अच्छे नहीं होते। जिसके बाद वो कहता है यंग मास्टर जियो आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बिचेस हम पर अटैक नहीं कर रही हैं, तो आप आराम कर सकते हैं। लेकिन जॉन अपना सिर हिलाते हुए मना कर देता कि नहीं रे बाबा, मैं पहले अपना काम पूरा करूंगा। और एक बार फिर से येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को चार्ज करते हुए ब्लड स्पिरिट आर्ट को एक्टिवेट करता है और कंटिन्यू रखता है, यहाँ तक कि ले साओलोंग को लास्ट बंदे को भी मारने देता है। साथ ही यहाँ पे एल्यूजन में खतरे तो बहुत ज्यादा थे और किसी को भी नहीं पता था कि अगले मूवमेंट क्या होगा, इसीलिए इनमें से किसी को भी वापस लौटने देना ये अच्छी बात नहीं थी। और जॉन चाहता था कि इन्हें यहीं पे पेल दिया जाए और यहाँ का मुद्दा यही खत्म हो जाए। साथ ही ब्लड स्पिरिट आर्ट की मदद से जॉन का जो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर था, इसकी पावर इंक्रीज हो गई थी और काफी बढ़ गई थी। और ये इसीलिए था कि जॉन इसे यूज कर पाया और इन लोगों को सप्रेस कर पाया था। हालांकि इतना सब कुछ देखने के बाद कुछ सेंटोर बिचेस डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बेचारे अपने लक से बच नहीं पाते और मारे जाते हैं। साथ ही यहाँ तक कि सेंटर और बुसेस ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनके डिजास्टर और उनके पूरे के पूरे ग्रुप की मौत का रीजन एक बंदा होगा जिसकी पावर स्टार्टिंग लेवल के 3 स्टार डाउडी पर थी, जिससे वो काफी ज्यादा उदास तरीके से और अनिच्छा से जो यान की तरफ देखते हैं और पेल दिए जाते हैं। लड़ाई एंड होने के बाद वहाँ पे खंडर में वापस से शांति हो जाती है। हालांकि ये खंडर काफी ज्यादा उजाड़ एरिया में था, लेकिन यहाँ के एशियन प्रोमोडियल टाइम के पिक्चर्स और चित्रों को देखा जा सकता था, जो समय समय पर उनकी आंखों के सामने आ रहे होते हैं। साथ ही ये भी बता रहे होते कि एशियन टाइम पे क्या क्या हुआ था। जिसके बाद सभी लोग जो यान की तरफ आते हैं, तो जो जान हंसते हुए कहते हैं यंग मास्टर जो की हेल्प के लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद, फ्यूचर में ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। हमें वास्तव में पहले क्यों पता नहीं चला कि आपके पास ऐसी चीज है, इससे तो हमारे लिए चीजें काफी इजी होती।
तभी जिंग तुरंत ही कहती है क्या है ये इसलिए क्योंकि अच्छी चीजों को तुम जल्दी नहीं देख पाते। तभी फेंग फेंग हंसते हुए कहता है तुमने सही कहा, हमारी जिंग को देखो, वो कितनी ज्यादा सुंदर और स्पीड में है और कितनी स्ट्रॉन्ग। दूसरी तरफ ये जियो जान वास्तव में नॉन एर्बिंग के जेंडर चेंज करने का वेट कर रहा है। ये सुनकर ले सालोंग तुरंत ही हंसते हुए कहते हैं ये देखो, एक तो ये बंदा बोलता नहीं और जब भी बोलता है तो इतना खतरनाक बोलता है। और यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और नॉन एर्बिंग तो ऐसे गुस्से से देखता है फेंग फेंग को कि जैसे बस इसे अभी के अभी मार देगा। हालांकि ये देखकर कि अब सब कुछ अच्छी तरीके से निपट गया था, फेंग फेंग जॉन की बॉडी की चोटों को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही जॉन का चेहरा पीला था, इसके अलावा जॉन को कोई भी ज्यादा झटका नहीं लगा था। साथ ही इन सभी के चुटकुलों को सुनकर जॉन अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहा था। साथ ही इन सेंटोर बुसेस को पेलने के बाद इनसे जो मैजिकल कोर मिले थे और जो ब्लड एसेंस मिला था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए जॉन ऐसी चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था और रख लेता स्टोर करके। लेकिन अभी भी उनके लिए अफसोस की बात थी कि जो ये सेंटोर बिचेस थी इनकी स्किन इतनी भी अच्छी नहीं थी, इसलिए जॉन इनका यूज नहीं कर सकता था। तभी जो झान यहाँ पे आगे बढ़ता है और तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जियो, यहाँ पे तो इतने सारे मैजिकल कोर हैं, और तुरंत ही कोर्स को उठाने लगता है। तभी जॉन कहता है ये सही है, ये हमारे काफी काम आएंगे। जिसके बाद इन सभी चीजों को निपटाने के बाद ये सब लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। साथ ही एशियन खंडहर के अंदर ये शहर बिल्कुल रेत की मोटी लेयर से ढका हुआ होता है। दोनों तरफ कॉपर एशियन लैंप लटके हुए होते हैं जिन्होंने अपनी साइन खो दी होती है। महलों के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं और ये खंडहर में बदल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देख के आदमी पता लगा सकता था कि एशियन टाइम पे ये शहर कितना ज्यादा रिच, लग्जरियस और आइकॉनिक रहा होगा। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। हालांकि सड़क पर चलते हुए जॉन और साहब बाकी लोगों को काफी सारे बीस्ट मिलते हैं, जहाँ पे टाइगर बीस्ट जो अटैक करने में अच्छा था, साथ ही एक्सट्रीमली पावरफुल डिफेंस एबिलिटी भी ये रखते थे और रियल अर्थ के किंग थे ये। साथ ही साथ खतरनाक स्पीड वाली लाइटिंग गोल्डन ईगल जिन्हें ओला अर्थ ईगल भी कहते थे। साथ ही स्टार्टिंग 5 स्टार से लेकर लेट स्टार 5 स्टार तक इनकी पावर थी। लेकिन जो जॉन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंस एबिलिटी और जॉन की सोल अटैक के सामने इन्हें थोड़ा मोड़ा खून खराबा करके इन्हें निपटाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। साथ ही ले सालोंग और जिंग की फ्लैश से भी फास्ट स्पीड के साथ कब किसके हाथ कट गए किसी को भी पता नहीं था। तो दूसरी तरफ नॉन एर्बिंग की पॉइजनस गैस का भी यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट उनके पास था। तभी जो जान एक दीवार के सहारे झुकते हुए कहता है वास्तव में इस जगह की जर्नी तो हमारे लिए काफी यूजफुल है। जिसके बाद वो अपने बॉडी के ऊपर लगे खून के धब्बों को साफ करता है, गोल्डन दस्तानों से खून को साफ करता है और यहाँ पे उन्हें काफी सारे फायदे हुए थे। साथ ही काफी लड़ाई भी रोमांचक थी, तो उनका एक्सपीरियंस भी काफी बूस्ट हुआ था, क्योंकि रियल फाइट करते हुए ही आप एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं। साथ ही नॉन एर्बिंग अभी भी फाइट के लिए एक्साइटेड होता है। तभी ले सालोंग भी एक पिल निकालते हुए सोलो करते हुए कहता है हालांकि मुझे कुछ पेन हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी जिंग स्माइल करते हुए कहती है क्या हम थोड़ा ज्यादा ही क्रूएल नहीं हो रहे? हम जहाँ से भी गुजर रहे हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टिड्डियों का झुंड गुजर रहा हो। हम वहाँ पे सब कुछ तबाह कर देते और कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तभी जियो झान कहता है एनिमीज के लिए कभी भी काइंडनेस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये एनिमी के लिए काइंड हो तो इसका मतलब है ये तुम खुद के लिए क्रूएल हो। साथ ही वो काफी कॉन्फिडेंट तरीके से ऐसा कह रहा होता है। हालांकि जॉन हर किसी की खुशी में बस कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ फील होता है, दिल कांप उठता है और जॉन तुरंत ही अचानक से खड़ा होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता है। जिसके बाद हमें गुइसू वैली के बाहरी इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉइजनस फॉग चारों तरफ फैली हुई होती है और ऐसे लेयर दर लेयर देखना भी काफी मुश्किल होता है। साथ ही इस वैली के बाहर एक लड़की खड़ी हुई होती है। साथ ही इस लड़की ने व्हाइट कलर की पोशाक पहनी हुई होती है। साथ ही उसका चेहरा पीला दिखाई दे रहा होता है और ये महिला या लेडी और कोई नहीं बल्कि जैनी होती है, जो दिन रात बिना रुके यहाँ पे कंटिन्यू जर्नी करते हुए पहुंची थी। साथ ही जैनी अपनी सांसों को बैलेंस करते हुए किंगलिन लिक्विड की एक बोतल को तुरंत ही स्लो करती है और धीरे धीरे अपनी पावर को वापस से गैदर करती है। आखिरकार 5 स्टार डाउडी लेवल की पर्सन भी लगातार जर्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिसके बाद जैनी तुरंत कहती जो यान मेरे लिए रुकना, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद जैनी पॉइजनस फॉग से गिरी हुई गुइसू वैली को देखते और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही गुइसू वैली के अंदर एंटर हो जाती है। जंगल में एंटर होते ही जैनी के आसपास ब्लड मिस्ट छाने लगती है, लेकिन ये ब्लड मिस्ट ब्लड मिस्ट नहीं पॉइजन मिस्ट, लेकिन ये पॉइजन मिस्ट जैनी के 3 फीट दूरी रुक जाती है और जैनी के बगल में एक ग्रीन लाइट का एक क्रिस्टल साइन होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे पॉइजन मिस्ट उस क्रिस्टल से डर रही हो। जिसके बाद इस क्रिस्टल से निकलने वाली लाइट जैनी को पूरी तरीके से ढक लेती है। साथ ही इस जो क्रिस्टल का नाम होता है वो होता है गोजो, जो कि पॉइजनस मिस्ट से बचा सकता था, बीस्ट को भगा सकता था और मन को शांत कर सकता था। और जैनी की पोजीशन के साथ ऐसी डिफेंस के आइटम्स उसके पास होना कोई बड़ी बात नहीं थी।
इसलिए जोयान और बाकी लोगों के कंपैरिजन में जेनी के लिए इस जगह पर चलना काफी ज्यादा इजी था। हालांकि तभी इस एशियन फॉरेस्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का उड़ने वाला स्नेक जेनी की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर मार देती है और तुरंत एक हैंड सील अटैक को उसकी तरफ चार्ज करती है, जिससे सांप की धज्जियां उड़ जाती हैं। स्टार्टिंग लेवल का 4 स्टार डाउडी लेवल का ये विश जो जेनी की नजर में तो देखने लायक भी नहीं था। हालांकि यहाँ पे काफी सारे विश जेनी की तरफ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन ये सभी लो रैंक के थे और जेनी के सामने ये ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर पा रहे थे। हालांकि आगे बढ़ते हुए अचानक से आयरन रॉक बीस्ट जेनी के सामने आ जाता है, जिसकी बॉडी से कीचड़ की स्मेल आ रही होती है। साथ ही काफी पावरफुल लग रहा होता है, लेकिन तभी जेनी अपने एक पावरफुल अटैक को चार्ज करती है, जिससे वो बीस्ट काफी हैवीली इंजर्ड हो जाता है। हालांकि वो बीस्ट भागना चाहता था, लेकिन तभी जेनी का वो अटैक 1 से 10, 10 से 100 में कन्वर्ट होता है और सीधा ही उस बीस्ट की पूरी बॉडी में चारों तरफ से, पांचों तरफ से, हजारों तरफ से अटैक कर देता है, जिससे बेचारा देखते ही देखते मौत के घाट उतर जाता है। इस टाइम पे मैं फाइट को काफी स्पीड से उड़ा रहा हूँ, क्योंकि जेनी की फाइट के बजाय जेनी का जोयान से मिलना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस टाइम पे जोयान और बाकी लोग यहाँ पे होते तो वो निश्चित तौर पर चौंक जाते। उन्हें उम्मीद थी कि जेनी के पास वास्तव में इतने खतरनाक अटैक होंगे। हालांकि जेनी की पोजीशन काफी ग्रेट थी और मर्चेंट अलायंस से उसके पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं थी अगर जेनी के पास हाई लेवल की बैटल स्किल्स थी, जो आम लोगों के लिए रेयर हो सकती थी, लेकिन जेनी के लिए तो ये आम थी। हालांकि अपने सामने ग्रीन स्नेक और इस आयरन रॉक बीस्ट को नष्ट करने के बाद भी जेनी कोई भी खुशी नहीं दिखाती और काफी चिंता से बस आगे की तरफ दौड़ी जा रही होती है, जिसके बाद जेनी अचानक से अपने हाथ को स्लैश करती है और उसके हाथ में क्रिस्टल स्पष्ट एक स्केलेटन हेड दिखाई देता है। साथ ही ये जो खोपड़ी थी ये छोटी और प्रिज्म की तरह ट्रायंगल शेप में थी शायद। साथ ही ये किसी बीस्ट की लग रही होती है, लेकिन इसके पास से रिलीज होने वाली लाइट काफी ज्यादा होली लग रही थी, जो कि पूरी तरीके से जेनी को घेर रही होती है, जिससे जेनी की बॉडी के अंदर वापस से ओरिजिन कोई तुरंत ही रिकवर होने लगती है और उसकी बॉडी से धूल, दाग, धब्बे तुरंत ही गायब होने लगते हैं। जिसके बाद जेनी तुरंत कहती है ये जेड डायमंड एलिकॉन बोन का यूज करना तो काफी आसान है, और जेनी पहली बार इसका यूज कर रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान तरीके से इस्तेमाल करती है। साथ ही जेड डायमंड एलिकॉन एक स्टार्टिंग 7 लेवल के बीस्ट में, 7 स्टार बीस्ट में सबसे लो रैंक का बीस्ट होता है, और इसकी हड्डियां अपने आप ही ओरिजिन को रिकवर कर देती हैं, जो लो लेवल के लोगों के लिए या बीस्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। और ये जेनी के लिए शायद किसी का गिफ्ट था, लेकिन उसने कभी भी इसका यूज नहीं किया था। साथ ही एलिकॉन स्कल से अपनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद जेनी बिना रुके आगे की तरफ बढ़ती रहती है, और कुछ टाइम के बाद वो उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पे जो यान ने एंटर किया था। साथ ही जेनी उस एल्टर से सैकड़ों मीटर दूर थी जहाँ पे जोयान बाकी सभी लोगों ने एंटर किया था। साथ ही जो याओ उस एल्टर के आगे पीछे चल रहा होता है, लेकिन जेनी को तो जो याओ के ओरिजिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। साथ ही एल्टर के अंदर और बाहर एक लेयर थी, जिसके कारण जेनी और जियो याओ थे तो लगभग आमने ही सामने, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। दूसरी तरफ जेनी, जो कि ब्लड कांटेक्ट के कारण यहाँ की तरफ आ रही होती है, उसे भी यकीन था कि जोयान बस आस ही पास है, लेकिन उसे जोयान के आसपास देखने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही होती। केवल यहाँ पे ग्रीन कलर का एक काफी बड़ा सी होता है, जिसने पूरे एरिया को कवर करके रखा हुआ होता है। बड़े बड़े पेड़ जिनमें कोहरा छाया हुआ होता है और अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों ओर देखने के बाद जेनी हजारों बार घूमती है, लेकिन जोयान अभी भी गायब था, जिससे तो उसके चेहरे और उसकी सफेद गर्दन पे पसीना टपकने लगता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, जिससे जेनी तुरंत ही कहती है ब्लड कॉन्टैक्ट के कारण ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। फिर वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ हुआ हो? नहीं, इस टाइम पे तो जेनी ने लगभग अपना बैलेंस खो दिया होता है, जिससे जेनी गुस्से में अपनी पावर को पाम में कंडेंस करते हुए सामने की तरफ चार्ज कर देती है, और उसी टाइम पे जेनी का अटैक सीधा सामने के एल्टर के डिफेंस से जाकर टकराता है, जिससे वहाँ पे पॉइजनस फॉग धीरे धीरे गायब होने लगती है और मिल्की व्हाइट एनर्जी पूरे ही एरिया को अचानक से अपीयर होकर ढकने लगती है, और सब कुछ एक पल में एक फ्लैश की तरह होता है। और इसके बाद घाटी वापस से शांत हो जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेनी पीछे की तरफ उड़ते हुए जाती है और काफी हैरान होती है, और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी होती है, क्योंकि ये पता चल गया था कि उसे यहाँ पे कोई ना कोई सीक्रेट है जिसे वो नहीं ढूंढ पा रही थी। साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि वो इस शील्ड को अपनी पावर के साथ नहीं तोड़ सकती। जिसके बाद जेनी एक बार फिर से अपनी पावर को कंडेंस करते हुए उसी डायरेक्शन की तरफ वापस से पावरफुल अटैक करती है और इंतजार करती है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए इस बार, लेकिन वास्तव में कोई भी चमत्कार यहाँ पे नहीं होता। और पूरी कोशिश करने के बाद वो आर्मर अभी भी डिफेंस फॉर्मेशन ज्यों की त्यों होती है, और केवल जेनी के अटैक पानी की तरह उसमें कुछ लहर बनाते हैं, लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाते। साथ ही जेनी को पता है कि जान का ऑरा उसके काफी करीब है, लेकिन वो वास्तव में उस तक नहीं पहुंच पा रही। साथ ही उसके अटैक के हर एक बैकलेस अटैक के कारण जेनी काफी इंजर्ड भी हो रही होती है, लेकिन इस टाइम पे उसे अपनी लाइफ और डेथ का भी फिक्र नहीं था। साथ ही वो जेनी, जो कि आमतौर पर काफी शांत लगती थी और शांत रहती थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में कुछ ऐसा भी कर सकती है।
इस टाइम पे वो केवल इतना ही जानती थी कि जोयान खतरे में है और ये सबसे बड़ा खतरा था। इसलिए इस टाइम पे तो उसे अपनी जान की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चली भी जाए तो भी वो बस जोयान को बचाना चाहती थी। साथ ही वो सोचती अगर जॉन वास्तव में मर गया तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या वास्तव में वो अभी भी जिंदा रह सकती थी? फिर तो उसे भी मर जाना चाहिए था, जिसका मतलब था कि जॉन अभी भी इस स्पेस के अंदर लाइफ और डेथ के बैटल से गुजर रहा था, जहाँ जोयान की मौत कभी भी हो सकती थी। इसीलिए जेनी अब हर कीमत में इस डिफेंस को तोड़ना चाहती थी। वो जोयान के साथ रहना चाहती थी और जोयान के साथ अगर वो मर भी जाए तो उसे कोई गम नहीं था। साथ ही वो बार बार उसे शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते, दिल पछतावे से भरा हुआ होता है और उसके आंसू उसके गाल तक आ गए होते हैं। उसे अफसोस हो रहा होता है कि वो जोयान के साथ क्यों नहीं गई। हालांकि जेनी के कंटिन्यू अटैक के कारण शील्ड की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और एक पावरफुल अटैक हेवन और अर्थ को चीरते हुए जेनी से जाकर टकराता है, जिससे जेनी काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड होती है और काफी दूर तक जाकर गिरती है। उसको काफी ज्यादा खून बह रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है और आंसू बह रहे होते हैं। साथ ही इस टाइम पे जेनी जिस इंसान से प्यार करती थी वास्तव में उसके साथ लाइफ और डेथ को न फेस कर पाना, न फील कर पाना उसके लिए सबसे बड़ा अफसोस था। और ये चोटें उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी जितना उसने उम्मीद की थी। उसका दिल पहले ही छल्ली छल्ली हो चुका होता है, जिससे जेनी देर से चीखते हुए कहती है जोयान। उसके आंसू काफी बेताबी से बहने लगते हैं और वो लगभग अनबैलेंस होकर और पावरलेस होकर जमीन में गिर जाती है। दूसरी तरफ एल्यूजन के अंदर जोयान, जो कि केवल एक डायरेक्शन की तरफ ही देखे जा रहा होता है, ये देखकर ले सालोंग तुरंत ही कहता है यंग मास्टर आप क्या देख रहे हैं? जिसमें जॉन शक से अपनी नजर को उस तरफ से हटाते हुए कहता है मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी कुछ फील हुआ, वहाँ कुछ तो था। जॉन को ऐसा लगा जैसे वो इस फॉग के अंदर से किसी फ्लावर को देख रहा हो। हालांकि ब्लड कांटेक्ट के कारण जो ब्लड कांटेक्ट को लेता है और साथ में आना एक्सेप्ट करता है, वो पर्सन जो कि अपने मास्टर को अपनी लाइफ और डेथ का फैसला सौंप देता है, वो ज्यादा बेटर तरीके से फील कर सकता था कि उसके मास्टर की हालत कैसी होती है अकॉर्डिंग टू उस पर्सन के जिसने ब्लड कांटेक्ट को एक्सेप्ट किया था। जैसे कि यहाँ पे जोयान जेनी को फील नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे जो आई है वो जेनी है, लेकिन दूसरी तरफ जेनी ब्लड कांटेक्ट की हेल्प से जोयान की लोकेशन और जोयान को पूरी तरीके से फील कर पा रही थी। साथ ही एक लड़की के कंपैरिजन में उसके जो सेंसेस थे वो एक लड़के के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग थे। तभी जॉन कहता है ठीक है चलो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि जॉन को नहीं पता था क्या, इसीलिए वो केवल आगे ही बढ़ सकता था। तभी कुछ दूर तक चलने के बाद चौड़ी खाई को पार करते हुए जॉन और बाकी सभी लोग काफी हैरान होते, क्योंकि इस एशियंट शहर के अंदर भी एक शहर था जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही ये काफी एशियंट लग रहे होते और लग रहा होता कि जैसे इनका कोई अंत ही ना हो। तभी आगे बढ़ते हुए जोयान सामने के 3 किलों की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो क्या है? साथ ही यह जो किला होता है यह शहर की ऊंची दीवारों के बीच में बादलों की मिस्ट से घिरा हुआ होता है और काफी लग्जीरियस लग रहा होता है। साथ ही यहाँ पे तीनों किलों को लेयर बाय लेयर डिवाइड किया गया था, जहाँ सबसे छोटा एशियन किला अन्य किलों या पैलेस के कंपैरिजन में काफी दूर था। तभी जिंग अचानक से इन्हें देखते हुए उसकी आंखें साइन होती है और वो तुरंत ही कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि इस एल्यूजन के अंदर यही रियल पैलेस हो, जो कि यहाँ का मेन पैलेस हॉल हो? तभी ले सालोंग भी इसे ध्यान से देखते हुए कहते हैं ऐसा हो सकता है, इसकी काफी पॉसिबिलिटीज है। तभी जिंग की आंखें अचानक से साइन होती है और यहाँ पे वो सभी लोग देख सकते थे कि ये तीनों किलो बिल्कुल ऐसे लग रहे होते जैसे कोई बाघ का सिर हो जो कि नीचे की तरफ झुका हुआ हो। साथ ही ऐसा टाइगर जो कि माउंटेन ताई जितना भारी हो, अट्रैक्टिव हो, क्रूअल हो, साथ ही हजारों लोगों को तो अपने एक ही हाथ से कंट्रोल कर सकता हो, लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता हो। और इन तीनों पैलेस को देखते हुए ऐसा लग रहा होता कि जैसे बर्ड को कॉन्कर करने वाला एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे फैला हुआ हो। ये देखकर नान एर्मिंग और फेंग फेंग भी एक साथ अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि ले साओलोंग ने जो कहा बिल्कुल सही लग रहा होता है। जिसके बाद फेंग फेंग कहता है वास्तव में वो 2 अजीब चीजें स्काई फायर और स्प्रेड सील सामने है। डॉडी कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत कम लोग थे जो इन 2 अजीब चीजों को एक साथ देख सकते थे, इसीलिए भला वो कैसे एक्साइटेड ना होते। दूसरा जो यान भी इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए वो भी तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही किले के जितने करीब वो लोग पहुंचते जा रहे होते हैं उनके इंप्रेशन उतने ही ज्यादा प्राउडफुल होते जा रहे होते हैं। साथ ही रास्ते में कुछ बीस्ट उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें पेन लाइन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तभी फेंग फेंग अपने दिल में तुरंत ही कहता है यंग मास्टर जी हो, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी जॉन कहता है हाँ, अचानक से ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत हो गई है, हम सभी को अलर्ट रहना चाहिए और एक दूसरे से बहुत दूर ना जाएं। उन्हें पता था कि जब एटमॉस्फेयर शांत हो जाए तो इसका मतलब है कोई खतरनाक खतरा आसपास होना चाहिए। तभी जिंग कहती है हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम खतरनाक प्लेसेस को पार कर चुके हैं, तो ये प्लेस सबसे सिक्योर प्लेस यहाँ का होना चाहिए। जिसमें बाकी सभी लोग कहते हैं हम भी उम्मीद करते हैं कि काश ऐसा ही हो, लेकिन जोयान हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए कहता है लेकिन ये एशियन बैटलफील्ड थी, इसीलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ पे क्या हो जाए। साथ ही यहाँ पे किले तक पहुँचने के पहले इनके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती, लेकिन सभी लोग अपने दिलों में बेचैनी को फील कर सकते थे और ये उन्हें तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा होता है। जिसके बाद किले की दोनों तरफ की दीवारें काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है और आसमान तक फैली हुई होती हैं और
हजारों फीट ऊंचे काले सोने और लोहे से बना हुआ एक गेट होता है। साथ ही इस गेट के ऊपर काफी ज्यादा मिस्टीरियस प्रिंट को साइन किया गया होता है, जो काफी अजीब ही प्रिंट थे या पैटर्न, जहाँ जियान और बाकी लोग इसे पहचानने के लिए धीरे धीरे आगे जाते हैं, लेकिन ये उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कौन सी लैंग्वेज है। तभी जियो झान आगे बढ़कर आयरन गेट को खटखटाता है और धीमी आवाज खाली एरिया में गूंजती है, जिसके बाद वास्तव में वापस से सन्नाटा हो जाता है, जो देखकर जियो झान मुस्कुराते हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, ये बहुत बुरा है ना। तभी ले सालोंग कहते हैं मैं देखता हूँ, और तुरंत ही आगे आते हैं। इस टाइम पे वे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और काफी ज्यादा शक भरी नजरों से चारों तरफ देख रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने अभी अभी अपनी बात कंप्लीट ही की थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ वो ब्लैक आयरन गेट धीरे धीरे ओपन होता है, जिससे धूल का बादल आसमान तक चला जाता है और गायब होता है, जिसके बाद उन सभी लोगों के सामने काफी बड़ा ब्लैक रॉक हॉल दिखाई देता है, जहाँ पे काफी ब्लैक बड़े बड़े पिलर होते हैं जो टोटेम की तरह लग रहे होते हैं। साथ ही इसी टोटेम के चारों तरफ काफी मिस्टीरियस पैटर्न बने हुए होते हैं और मेन हॉल के ऊपर धुंध से घिरी हुई धुंधली एक ब्लैक फिगर खड़ी हुई होती है। तभी तूफान की लहर चारों तरफ हट जाती है, धुंध और मिट्टी धीरे धीरे गायब होती है और इसके बाद जोयान चारों तरफ देखने पर दो जोड़ी आंखों को देखता है, सॉरी विशाल पंखों की दो जोड़ी को देखते हैं, और उनके देखते ही देखते अचानक से वो विंग्स हिलते हैं और अचानक ही हवा में नाचते हुए उड़ जाते हैं। तभी उसे कोहरे को साफ होते देखकर उस फिगर को जब जीवान लोग देखते हैं तो उसका शरीर टाइगर का होता है और सिर बाज का होता है, ऑब्वियसली ग्रीफिन की तरह होगा मतलब। साथ ही उसकी चोंच बिल्कुल एक मेटल की तरह लग रही होती है और वो काफी ग्लैमरस साइन कर रहा होता है और पंख काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। साथ ही एक गोल्डन डिवाइन फ्लेम ने उसे ढक रखा होता है, मानो ये उसका बैटल आर्मर हो। साथ ही इस गोल्डन डिवाइन फायर के जैसे जलने वाली चीज के कारण सभी लोगों की आंखें थोड़ा सा चकाचौंध में आ जाती हैं और सच जो जान शौक होते हुए कहते हैं ये किस तरीके का बीस्ट है, और गोल्डन विंग्स को देखते हुए तो काफी हैरान था। साथ ही उन सभी लोगों ने फील किया था कि इस बीस्ट की पावर कम से कम 6 स्टार के इनिशियल स्टेज पर तो होनी चाहिए इस बीस्ट की पावर। ले सालोंग तो यहाँ पे शांत दिख रहे होते हैं, लेकिन वो काफी हैरान भी होते हैं कि वास्तव में ये बीस्ट 6 स्टार पर था और कोई आश्चर्य नहीं कि इसका ऑरा इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था। साथ ही 6 स्टार बीस्ट को देखते हुए उन्हें अपने दिल पे भी हल्का सा डर फील हो रहा होता है। हालांकि केवल एक रैंक का ही अंतर था, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा था। और इस टाइम पे जॉन और बाकी सभी लोग अपने अपने वेपन्स को कसकर पकड़ लेते हैं और किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि आखिरकार ये पहला 6 स्टार का बीस्ट होने वाला था जिसका उन्हें सामना करना था। साथ ही मेन हॉल में होने के कारण इसे इस किले का प्रोटेक्टर होना चाहिए था। दूसरा भी ये बीस्ट जो गोल्डन फ्लेम से ढका हुआ होता है, हॉल के अंदर एंटर होने वाले जोयान के ग्रुप को देखते हुए इसकी आंखों में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं होता, जो कि सभी को लगभग कांपने पे और हैरान होने पे मजबूर कर देता है। यहाँ तक कि वो खड़े रहने में भी कैपेबल नहीं थे। हर कोई यहाँ पे लाइन में खड़ा होता है और जो जान अपने शील्ड को ओपन कर देता है। हालांकि तभी वो टाइगर अपने कदम को आगे बढ़ाता है और एक गोल्डन लाइट निकलती है जो कि जो जान के उस डिफेंस फॉर्मेशन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर तो जो जान और बाकी सब लोग के फिर से इंप्रेशन बदलते हैं और वो कहते हैं कितनी फास्ट स्पीड, कितना खतरनाक अटैक। सभी लोगों की सांसें रुक गई होती हैं। साथ ही इससे पहले कोई रिलैक्स कर पाता, जो जान की शील्ड पे लगभग एक ही बार में कम से कम 1000 बार अटैक कर दिया गया था और हर किसी की खोपड़ी यहाँ पे लगभग सुन्न हो गई होती है। साथ ही इन अटैकों की जो पावर थी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं था, ले सालोंग तुरंत एक ऑर्डर देते और सभी लोग एक दूसरे से अपनी पीठ को अटैच करके चारों तरफ से घेर लेते हैं और गुस्से से एक दूसरे के सामने इस बीस्ट को देख रहे होते हैं। साथ ही वो ये चाहते थे कि उन्हें इस बीस्ट की वीकनेसेस पता चल जाए, और वीकनेसेस आमतौर पर 4 ही होती थी, जैसे कि अटैक, स्पीड, डिफेंस और सोल, जिसपे जो यान भी सेल आता है। जो ने देखा था क्योंकि इसकी स्पीड और अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो जॉन सोचता है कि चलो इसका डिफेंस और इसकी स्पिरिट पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जॉन ब्लड स्पिरिट आर्ट को एक्टिवेट करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से बाहर आती है। जिसके बाद जो यान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरे हॉल में बिल्कुल लिक्विड स्पिरिचुअल पावर फैलने लगती है, जो कि एक गोल्डन क्लाउड में बदलकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और इस अटैक के साथ ही गोल्डन ग्रीफन अचानक वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, गुस्से से रोर करता है और उसकी बॉडी कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाती है। आंखें अपनी साइन खो देती हैं, जिससे देखकर जिंग तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है ये वास्तव में सक्सेसफुल हुआ, ये काम कर रहा है। जिसके बाद अपने हाई रैंक के स्किल कियान जेई कोंगियो को लॉन्च कर देती है, जो कि जिंग का पावरफुल अटैक होता है और इसका दूसरा नाम ब्लेड एंग्री हावेल
और उसके इतना कहते ही वो ब्लेड पावरफुल तरीके से साइन होते हुए सामने के बीस्ट के विंग्स की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ रहे होते हैं। ये देखते हुए वो बीस्ट अचानक से इसे इग्नोर करते हुए अपने पंखों को फैलाता है और जिंग के ब्लेडों को दूर की तरफ फेंक देता है और नजरों से ओझल हो जाता है। ये देखते हुए ले सालोंग तुरंत ही कहते हैं ये अच्छा नहीं है और तुरंत ही अपनी स्पीड को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाकर जिंग के पास पहुंच जाते हैं। और ये देखकर कि जिंग खतरे में, जो जानो बाकी लोग भी उसे घेर लेते हैं और अपने पावरफुल अटैकों को एक्टिवेट कर देते हैं। साथ ही अभी अभी की टक्कर के कारण ना तो केवल उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिला था, बल्कि अभी उन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया गया था। साथ ही सभी ने देखा था जब जिंग ने अपने हावेल अटैक को चार्ज किया था, तभी इस बीच ने अपने पंखों को फैलाकर अपने पैरों से एक गोल्डन लाइट स्लैश अटैक किया था, जिससे एक काफी सोनिक वेब एयर अटैक हुआ था, जिसने बाकी सभी के अटैकों को उनके रास्ते से भटका दिया था। और जब जियोन और बाकी लोगों ने इसे देखा तो वो काफी चौंक जाते हैं। हालांकि खतरे को देखते हुए जिंग तुरंत अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करती है और उसके जो ब्लेड होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हजारों शैडोज में साइन होते हुए चारों तरफ साइन हो रहे होते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ ब्लेड के अंदर लाइटिंग साइन हो रही हो, जो खतरनाक एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है, रिवर्स स्टॉर्म। और फैंग फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर और पावर को शो करता है, जिससे उसकी आंखों से 2 लाइट साइन होती है, जो कि पावरफुल तरीके से एयर को कंडेंस करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे एक पावरफुल एनर्जी स्ट्रॉम आ गया हो। हालांकि एंग्री हावेल का अटैक का खामियाजा भुगतते हुए वो शैडो पहले ही स्टेबल हो गई होती है और धीरे धीरे अपीयर हुई थी और जिंग पर पलटवार करने का मौका उठा रही होती है। लेकिन उसी टाइम पे ले साओ लॉन्ग के ब्लेड आ गए होते हैं, जिसने उसे रोक दिया होता है। और साथ ही साथ इसी टाइम का जो यान ने भी यूज किया था और अपने स्पिरिचुअल अटैक येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को चार्ज कर दिया होता है। दूसरा नॉन एर्मिंग पावरफुल तरीके से पॉइजनस ड्रैगन को क्रिएट करते हुए उसे शैडो की तरफ चार्ज कर देता है। साथ ही जो यान के कारण वो हवा में स्टन हो गया था, बीस्ट और नॉन एर्मिंग की पॉइजनस फॉग सीधा ही उसके विंग्स में कंडेंस होने लगती है, जिससे उसके विंग बीच हवा में रुक जाते हैं। दूसरी जो जान यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं उठाता, क्योंकि उसका काम यहाँ पे सभी को डिफेंस के साथ सेव करना था। इसलिए उसने व्हाइट टाइगर आर्मर को यहाँ पे अपेयर कर रखा होता है और सभी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हालांकि ग्रीन पाइथन को उस बीच को निकलते हुए देखकर सभी की आंखें बार बार साइन होती हैं। उन्होंने देखा था अब यहाँ पे शैडो का कोई भी निशान तक नहीं था, जिससे सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए काफी खुश होते हैं। दूसरा फॉग भी धीरे धीरे कम होता है, लेकिन जो यान अभी भी आराम करने की हिम्मत नहीं करता और जिंग और ले साओलॉन्ग फॉग को अभी भी कोल्ड तरीके से देख रहे होते हैं और किसी भी टाइम पे अटैक करने के लिए तैयार थे। नॉन एर्मिंग जोयान को प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। साथ ही फैंग फैंग अपने स्टॉर्म को भी कंट्रोल करते हुए आगे की तरफ ले जा रहा होता है। साथ ही वो धीरे धीरे हवा में खड़ा हुआ होता है और उसके हैंड सील साइन तेजी से चेंज हो रहे होते हैं, जिससे तेज हवा और तेज होती जा रही होती है। तो चलो गाइस अब इसी के साथ